अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नॉवल पसंद आ रहा होगा आपको। आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। जो नॉवल पढ़ रहे थे हम, वक्त, जिसकी राइटर है महर निसा। यूसुफ सुल्तान का कमरा इस वक्त बिखरा सा था। थोड़ी देर पहले सफीर और हाले की रस्म के बाद घर के सारे अफराद एक एक करके अपने कमरों में चले गए थे। अब कॉफी के भाप उड़ते मग्स थे, प्लेट में रखे ड्राई फ्रूट्स थे और दादा पोती की ना खत्म होने वाली बातें थी। यूसुफ सुल्तान बेड से टेक लगाए पैर लंबे किए नींदराज थे, जबकि हाले अलती पलती मारे बैठी थी। कुछ देर पहले खुले हुए बाल अब ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। इसके चेहरे पर खुशी थी, इसकी आंखों में चमक थी। अच्छा बाकी सब छोड़े दादा जान, आप ये बताएं कि चची जान और पप्पो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती थी? इसके लहजे में तजस्सुस था। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। फरवा और नगीन बहुत अच्छी दोस्तें थी, दोनों एक दूसरे पर जान देती थी। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो हाले गौर से इनको सुन रही थी। इन्हीं दिनों मेरा भतीजा वहीद गांव से यहाँ पढ़ने आया था। मैंने इसको अपने घर में रख लिया। वो नगीन के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगा। वहाँ इसकी मुलाकात फरवा से हुई। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीद इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता। इसने मुझसे बात की। मैं फरवा के घर रिश्ता ले जाने को राजी हो गया। इन्हीं दिनों फरवा के भाई का रिश्ता नगीन के लिए आया। मैंने नगीन से इस बारे में बात की। इसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। तभी अचानक से फरवा का इल्ताफ वहीद से हटकर शम्स पर जा ठहरा। वो दोनों अक्सर मिलने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि वहीद और शम्स एक दूसरे के साथ झड़प हो गई। मैं कई बार शम्स को समझाना चाहा, लेकिन वो जवान खून था, गर्म था, घर छोड़ने की बात कर देता और मैं हार जाता। इसी तरह एक दिन शम्स और फरवा बाहर मिलने गए और वहीद ने इनको देख लिया। वो जज्बाती सा बंदा था। इसने शम्स पर हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, फरवा ने इसी वक्त इस जगह वहीद को थप्पड़ मारा और इससे ये कह दिया कि वो अब शम्स से शादी करेगी। फरवा ने ये सब पैसे के लिए किया था, सब जानते थे। वहीद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने खुदकुशी कर ली। दादा जान सांस लेने को रुके थे। हाले ने बेचैनी से आगे को हुई थी। फिर क्या हुआ बताए ना दादा जान। होना क्या था, शम्स और फरवा की शादी हो गई और नगीन को फरवा से सख्त नफरत। वो इसको देखती तो मुंह फेर लेती। यहाँ तक कि इसने शम्स से भी बात करनी छोड़ दी थी और नगीन के भाई के रिश्ते को भी इसने मना कर दिया था। वो नगीन से बेतहाशा मोहब्बत करता था, लेकिन नगीन की यही रट थी, मैं इस खानदान में शादी नहीं करूंगी। सांप के बिल से सांप ही निकलता है। वो बेचारा नीम पागल सा हो गया था। नगीन की मोहब्बत में हर रोज वो हमारे दरवाजे पर आ खड़ा हो जाता और नगीन से माफी मांगता है एक ऐसे गुनाह की जो इसने कभी किया ही नहीं था। फरवा को अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत। इसने नगीन के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वो टस से मस ना हुई। नगीन की ये बहुत बुरी आदत थी। वो जब किसी जिद पर अड़ जाती तो चाहे गलत भी होती तो इस जिद को छोड़ती ना थी। खैर किस्सा मुख्तसर, नगीन ने वहां से शादी कर ली और इसके अगले ही हफ्ते फरवा ने जबरदस्ती अपने भाई की शादी कहीं और करवा दी। लेकिन वो बेचारा बहुत मुश्किल चंद महीने ही जी सका। नगीन की मोहब्बत जानलेवा थी। वो जब मरा तो इसके मुंह से खून निकलता और नगीन का नाम निकलता। फरवा इसके बाद से नगीन से इस दर्जा में तनफ्फर हो गई कि नगीन को देखती तो खुद को कमरे में बंद कर देती या चीखने चिल्लाने लगती और नगीन को गालियां बकती। लेकिन इन सब में पप्पा का कोई कसूर तो नहीं था ना दादा जान। इनकी शादी है, इनकी मर्जी, वो जिससे चाहे करें। चची को भी सोचना चाहिए था। वो इनकी बात के बीच में बोली थी, बेटे जब किसी को कोई अजीज मरता है ना, तब वो गलती और कसूर नहीं देखता। वो बस ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको इल्जाम दिया जा सके। जैसे कि नगीन ने वहीद की मौत का इल्जाम फरवा को दिया और इसी तरह फरवा आज भी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार नगीन को समझती है। वो इससे नफरत करती है, बेतहाशा, बेअंदाज नफरत। ये मैं जानता हूँ और नगीन भी जानती थी। और मेरा क्या कसूर, मुझसे क्यों चिढ़ती है वो? क्योंकि तुम नगीन जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा हर अंदाज नगीन जैसा है। तुम्हें पता है फरवा ने नगीन की मौत पर एक आंसू तक नहीं गिराया, बल्कि इस हफ्ते इसने कच्ची बस्ती जाकर देगे बांटी थी। तुम सोचो जरा, अंदाजा करो इस नफरत का, जो इंसान से इसकी इंसानियत छीन ले। जब नगीन की तलाक हुई थी, इस दिन फरवा ने एक
पूरी बेकरी की मिठाई खरीद कर हर आते जाते को बांटी थी। मैं फरवा के सब राज जानता हूँ। मुझे इसके बारे में वो भी पता है जो कि फरवा खुद भी नहीं जानती। आपने इनको कुछ कहा नहीं? मरने वाली और तलाक याफ्ता आपकी बेटी थी। हाले के लहजे में अफसोस था, जबकि यूसुफ सुल्तान की आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। अगर वह चूड़ा मरता तो मैं भी देगी बांटता। अगर इसको कोई भी तकलीफ होती तो मैं भी मिठाइयां बांटता। महर की पैदाइश के बाद बहुत सुधर गया था, लेकिन मैंने इसको कभी माफ नहीं किया। मेरे लिए बस सारी जिंदगी वही वहाज रहा जिसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया था। जब जब इसको देखता था मेरा खून खोलता था। जब मैं अपनी नफरत पर काबू नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक नहीं मैं दूसरों को दर्द देता फिरूं। अल्लाह अल्लाह, कैसी हिटलर फैमिली में पैदा हो गई मैं। बस मरने मारने की बातें हो रही हैं, मैं तो जा रही हूँ। वो मुट्ठी में ड्राई फ्रूट्स भरती बेड से उतरती बोली थी। दादा जान इसको देखकर मुस्कुराए थे। इस वक्त न जाना, फरवा का गम ताजा है। उन्होंने दरवाजा खोलती हाले को पीछे से आंख लगाई थी। गरम लोहे पर चोट मारने का अलग ही मजा है। वो मुंडे बगैर कहती बाहर निकल गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में आने के बाद फरवा अब तक एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। इनको यकीन नहीं आता था कि जो अभी कुछ देर कबल हुआ वो सब एक हकीकत थी। इनकी आंखें पथराई हुई थी। इनमें गुस्सा था, शौक था। इनको रह रहकर महरमा पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इनकी बाजी पलट गई। वो अब तक शौक में थी कि वो छटांग भर की लड़की हाले किस तरह इनको मात दे गई। सदमा शदीद था। इस वक्त इनके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो इसी तरह बैठी रही, मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन वो एक चाप को पहचानती थी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह। चची, मैं आ जाऊं? फौत खुले दरवाजे पर खड़ी पूछ रही थी। हाले, मैं कम से कम इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो मुड़े बगैर बोली थी। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपसे माफी मांगने और सुलह करने। सब सॉर्ट आउट करते हैं। कब तक आप इस तरह मुझसे चिढ़ती रहेंगी? वो बोलते हुए फरवा के पास आकर बैठ गई थी। इसका लहजा हल्का फुल्का सा था, जैसे इन दोनों के दरमियान किसी गुड्डे गुड़िया सी लड़ाई हो। फरवा ने पूरे का पूरा घूमकर इसको देखा था। मुझे तुमसे चिढ़ नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। इतनी कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मेरी आंख से आंसू ना निकले। इतनी कि अगर कोई तुम्हें मेरे सामने जिंदा जला डाले तो मैं इसको रोकूं ना। वो इसके पास, इसके बहुत करीब बैठी हो रही थी। हारे का सांस सीने में अटका था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। चलिए छोड़िए ये नफरत मोहब्बत। मुझे ये बताएं, आप इस रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी और सफीर की शादी आपकी मर्जी के बगैर हो। आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सिर्फ लफ्जी नहीं है, आई मीन इट। इसका लहजा सादा था, पुरखुलूस। इससे चंद लम्हे पहले वाली फरवा की बात का असर जाहिर करना चाहा था। वो आज झगड़ा करने नहीं आई थी। फरवा उठकर खड़ी हुई थी। इनकी आंखों में ऐसा सर तासुर था कि खुदा की पनाह। मैं बताऊं तुम्हें क्यों कर रही हो मैं इस रिश्ते की मुखालफत? क्यों हूं मैं इसके खिलाफ? क्योंकि मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारी मुकरुश शक्ल में फूफी याद आ जाती है और मेरा जी चाहता है कि अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। मेरे फूफो के बारे में ऐसा मत करें चची। हाले ने इनको टोका था। और बताओ, तुम दोगली हो हाले, तुम गोल्ड डिगर हो। पहले हारून को दोस्ती का झांसा दिया और कई साल इसके पैसों पर ऐश करती रही, और जब शादी की बारी आई तो तुमने एक शहर का एक बेहतरीन बिजनेस भी पास लिया। तुम इस हारून के साथ सारा दिन सड़कों की खाक छान सकती हो, इसके साथ शहर के एक एक रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हो, लेकिन शादी नहीं। शादी तुम इससे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? पागल हूं मैं? हाँ चची, आप इस तरह मेरे किरदार की बात नहीं कर सकती। आपको ये हक नहीं देती। मैं यहाँ सुलह करने आई हूँ, आप बात बढ़ा रही हैं। तीसरी वजह बताओ। वो तो जैसे इनकी सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारी माँ के खानदान में औलाद होती ही नहीं, और अगर किसी की हो भी जाए तो 10-15 साल तो कहीं नहीं गए। क्या मेरे बेटे को बेऔलाद रखने का इरादा है? तुम्हारी माँ ने 10 साल बाद औलाद पैदा की,
तुम कितने साल लगाओगी? 15 या 20? बल्कि ऐसा करना, सफीर के बच्चों को मेरी कब्र पर ले आना, वहां खेल लेंगे। वो जख्मी नागिन की तरह फनकार रही थी। हालिक का दिल जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। ऐसे तो ना कहें, ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। अम्मा के बस की बात तो नहीं थी ये। हमारी माँ को शादी के पहले अपनी तलाक हो गई थी। अब मेरे बेटे के लिए ऐसी नस्ली बदकिरदार औरत बची है, तुम्हें घर लाऊंगी मैं। जैसी बदकिरदार तुम्हारी माँ थी, वैसी ही हर एक झटके से अपनी जगह उठी थी। बस, बहुत बोल चुकी हैं आप, और बहुत सुन चुकी मैं। अब अगर आपके मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं भूल जाऊंगी आपके साथ मेरा क्या ताल्लुक है। अगर मेरी माँ और मेरा किरदार साफ नहीं, तो आज आपके किरदार की भी बात कर लेते हैं। अब वही है ना, जिन्होंने पैसे की लालच में एक भाई से रिश्ता तोड़कर दूसरे भाई से जोड़ लिया था। दो भाइयों को एक दूसरे से मुतनफर कर दिया, यहाँ तक कि इनमें से एक ने खुदकुशी कर ली। आपकी अपनी दोस्त ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप किरदार की अच्छी नहीं थी, लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती थी। चले, ये सब तो आपकी शादी के पहले के किस्से हैं ना। आपने शादी के बाद क्या किया, मैं याद दिलाऊं? आंखों में गजब लिए इनके सामने खड़ी थी। आपको ये बताऊं कि क्यों शम्स चाचा आपको इसलिए मकरूह शक्ल से नफरत करते हैं? क्योंकि इनके वो कान के पास झुकी थी और आवाज सरगोशी जितनी धीमी कर ली थी। क्योंकि 20 साल कबल शम्स चाचा ने आपको एक जापानी बिजनेस टाइकून के साथ होटल के एक कमरे में ऐसी हालत में देखा था कि जबान को बयान करने की ताब नहीं लफ्जों में, और मफ़हूम देने की जरूरत नहीं। इस दिन से लेकर आज तक आपकी इस घर में हैसियत शम्स चाचा की नजरों में आपकी 2 टके की भी नहीं रही। इसीलिए कहती हूँ चची, बदकिरदार लोगों को चाहिए किसी दूसरे के किरदार की बात ना करें। तो बोलकर पीछे हटी थी, जबकि परवाह के काटो तो लहू नहीं बदन में। इनका रंग विचड़ गया था, इनका चेहरा सफेद था, लट्ठे की मानी सफेद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाउ डेयर यू लिटिल बिच? वो बहुत देर बाद फनकारी थी। चिल्लाइए मत। चची वो इनसे ज्यादा तेज आवाज में धाड़ी थी, जिनका अपना माजी दागदार हो। इनको चाहिए कि दूसरों के हाल पर तबसरे ना करें। इनका लहजा ठंडा था, बर्फ से ऐसा ठंडा। तुमने मुझे तन्हाई में सीलील किया है ना, मैं तुम्हें महफिल में रुसवा करूंगी। तुम मेरा दागदार माजी उठाकर लाई हो ना, मैं तुम्हारे हाल को जिल्लत का निशान बना दूंगी। तुम्हारे साथ वो करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। तुमसे वो छीनूंगी जिसका तुमने तस्वुर भी नहीं किया होगा। तुम्हारी किस्मत अब से मैं लिखूंगी हाले, और मैं तुम्हारे वक्त में वो जिल्लत लिखूंगी कि तुम मरकर भी इस दाग को धो नहीं सकोगी। याद रखना। वो हाले के करीब खड़ी दबा दबा सा बुरा रही थी। उनके लहजे में काट सी थी, जबकि हाले दोनों हाथ सीने पर बंधे खामोशी से इनको सुन रही थी। और जब वो बोली तो बस इतना, वत्तज़मन तशाओ वत्तज़ल मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जल्लत दे। वो बोलकर रुकी नहीं थी, दरवाजा ठाक की आवाज से बंद मारती कमरे से निकल गई थी। फरवा को यूं लगा था जैसे ये दरवाजा इनके मुंह पर मारा गया हो। इनके जिस्म का सारा खून उछड़कर इनके चेहरे पर आ चुका था। अजियत सी अजियत थी, जिल्लत सी जिल्लत थी। आज इस छोटे से ढाबे पर होने वाली मुलाकात को 3 साल बीत चुके थे। नफीसा ने अपने लाइसेंस की बहाली के लिए केस दायर कर दिया था। इसके बाद इनको 3 सालों के लिए अदालत के धक्के खाने पड़े थे, कई सबूत इकट्ठे करने पड़े थे, कई सफर तय करने पड़े थे। ऐसे मोहम्मद की सारी जिम्मेदारी इनके भाई रहमान पर आ चुकी थी। इसको स्कूल से लाना और लेकर आना, इसके बाकी के छोटे मोटे काम करना। जब तक नफीसा घर ना आ जाती, 3 साल की लंबी खबारी के बाद आज इनके केस का फैसला हो गया था। नफीसा हयात को बेगुनाह करार देकर इनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। इन सारे अरसे में इनकी सारी जमा पूंजी इस केस पर लग चुकी थी, जबकि बिल आखिर वो आज़ाद थी और बेगुनाह थी। इस वक्त वो अपने कमरे के बेड पर बैठी होमवर्क करवा रही थी। हमारा काफ़ी बड़ा हो गया था, इसका कद निकल आया था, सेहत भी अच्छी खासी थी। इसकी आंखें मजीद चमकदार और ज़हीन हो गई थी, लेकिन इसकी जिद और हटदमी आज भी वैसी ही थी। वो आज भी अपनी मर्जी ही करता था, चाहे इसको 1000 बार रोका जाए। वो बेड पर बैठा खामोशी से अपना होमवर्क कर रहा था जब रहमान एक धार से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए। वो बेहद गुस्से में लगते थे। फीसे, ये मैं जो सुन रहा आया हूँ कि वो सच है? वो मुश्किल खुद पर काबू रखते बोले थे। पहले ये पता तो लगे आपने सुना क्या है? वो मुतमईन सी बोली थी। तूने इस्तीफा दे दिया? और अगर यही करना था तो क्यों इतने साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए? क्यों खुद को खबर किया? क्यों इतने पैसे बर्बाद किए? या अल्लाह, फीसे तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? मैं तो तुझे समझ नहीं आ रही कि तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे मुझे।
इनका बस नहीं चलता था कि अपने बाल नोच डालें। मैंने कॉपी भी झुकी से नजर उठाई थी। इनकी नजरों में नागवारी थी। आप मुझे लिखने देंगी या मैं बाहर चला जाऊं? इसके लहजे में बदतमीजी नहीं थी, वो बस पूछ रहा था। वो वाकई बस पूछ रहा था। चल निकल इधर से, आया बड़ा मामे को आंखें दिखाता है। उन्होंने झिड़का था। अम्मा, अपने भाई से कहें झूठ ना बोले, मैंने आंखें नहीं दिखाई। बेटे आप बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ओके? वो नरमी से बोली थी। ओके। इसने खिलाफ मामूल आज जिद नहीं की थी, खामोशी से उठकर चला गया था। भाई, मैं ये नहीं कर सकती थी, मुझे खुद से शर्म आने लगी थी। इस बार अगर उम्र की वजह बनी थी तो अगली बार कुछ और वजह बनती। मैंने इस पेशे के तकद्दुस को पामाल किया था, मुझे कोई हक नहीं था कि मैं तुम्हारा अदालत में कदम रखती। इस लड़की के कत्ल में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। अगर मैं लोगों से खौफ ना खाती, उमर की जिंदगी और मौत को अल्लाह के हाथ में दे देती, तो ये सब ना होता, कभी भी ना होता। मैंने जो कुछ किया है इसकी सजा खुद को इसी सूरत दूंगी कि अल्लाह को छोड़कर इन बंदों से डरने वालों के साथ यही होता है। ये मेरी सजा है, प्लीज मुझे इसको भुगतने दे। इनका लहजा सादा सादा। रहमान के कंधे ढीले पड़े थे। फिर क्या करेगी तू फीसे? क्या घर बैठी रहेगी? अब इनका लहजा फिक्रमंद सा था। फीसे मुस्कुराई थी। मैं घर बैठने वालियों में से नहीं हूँ भाई। जो घर मैंने उमर और अपने लिए खरीदा था, कल इसको बेच आई हूँ। और इसकी जगह मैंने एक जिम के मालिक से बात की है, वो इस जगह को बेचने के लिए राजी है। मैं वहाँ लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास अरेंज करूंगी। मैं इनको ऐसा ट्रेन करूंगी, इनके लिए ऐसे कोच रखूंगी कि 5-5 दरिंदों का अकेला मुकाबला कर सकेंगी। मैं एक लड़की को नहीं बचा सकी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी किसी और को इस जुल्म से बचा सकूं। मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करूंगी और यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और तुझे लगता है यहाँ के लोग अपनी बच्ची को ऐसे कराटे क्लासेस के लिए भेजेंगे? किस खुशफहमी में रह रही है तू? यहाँ लोग अपनी बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते इस डर से कि कहीं वो हाथ से न निकल जाएं और इनको पढ़ लिख कर पढ़ना लग जाए। और तुझे लगता है वहाँ लड़के कराटे क्लासेस लेने आएंगी? तो अपनी अकल किधर भेजा ये फीसे? वो अफसोस से पूछ रहे थे। मैंने कब कहा कि लड़कियां वहाँ कराटे क्लासेस लेने आएंगी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। लड़कियां वहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने आएंगी, लड़कियां वहाँ कुकिंग क्लासेस लेने आएंगी, लेकिन मैं वहाँ इनको वही सिखाऊंगी जो मैं चाहूंगी, जिसके लिए मैंने वो जगह खरीदी है। वो चमकती आंखों से इसे बता रही थी। मतलब तो लोगों को धोखा देगी, और अगर किसी ने घर जाकर बता दिया तो क्या करेगी तू? फीसे देख, मत पड़ इन कामों में। उन्होंने जैसे बाज रखना चाहा। मैंने कब कहा मैं किसी को धोखा दूंगी? वहाँ कुकिंग क्लासेस ही होंगी, वहाँ सिलाई क्लास भी होगी, लेकिन इसकी फीस होगी, और जो मैं करवाना चाहती हूँ वो मुफ्त होगा। वहाँ आने वाली हर लड़की, हर औरत सिलाई और कुकिंग पर कम ध्यान देगी और सेल्फ डिफेंस क्लास पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मैं औरतों की फितरत से वाकिफ हूँ। मुफ्त का अगर जहर भी दे दो तो औरतें घर ले जाएंगी, ये सोचकर कि चूहे मारने के काम तो आ ही जाएगा। औरतों को मुफ्त की चीज़ें फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ लफ्ज़ों में बता। और तू मुझे उलझा क्यों रही है? देखें, आपने बाजार में औरतों को तो देखा ही होगा। जहाँ भी जिस भी दुकान पर सामने सेल लगी होती है, औरतों का सबसे बड़ा हजूम वही होगा। हालांकि सेल में रखे कपड़े इतने बेकार होते हैं कि 2 धुलाइयों में खराब हो जाएंगे, और सेल में रखा हुआ 1,000 वाला जोड़ा तो वो ले लेंगी, लेकिन दुकान में रखा 1,500 वाला सूट नहीं। उनकी लेते वक्त जान जाएगी। हालांकि वो ज़्यादा पायदार भी होगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि औरतें बेवकूफ़ या लालची होती हैं, वो बस कम पैसों में ज़्यादा चीज़ चाहती हैं। वो तादाद चाहती है, मयार नहीं। अब जब इनको कुकिंग और सिलाई क्लासेस के साथ फ्री जिम मिलेगा, तो अब देखिएगा कहाँ कहाँ से लड़कियां और औरतें आएंगी। लेकिन इन सब में तुझे क्या फ़ायदा होगा? तेरा तो घर भी बहुत मुश्किल से चलेगा, और उमर का स्कूल और इसके बाकी के अखराजात, वो सब कहाँ से पूरे होंगे? मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं चाहिए, बस कफारा अदा करना चाहती हूँ मैं। और उमर के स्कूल को बाकी अखराजात के लिए मुझे एक लॉ कॉलेज में लेक्चर की नौकरी मिल गई है। सब मैनेज हो जाएगा, आप परेशान मत हो। वो तसल्ली देते हुए बोली थी, और वो मुतमिन भी हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब नफीसा इनको गेट तक छोड़ने गई, तो वह रुक कर हिम्मत मजतमा की और बोलना शुरू किया। फीसे तो जरी के लिए दुआ करना वो ठीक हो जाए, बस तेरी दुआओं में बड़ा असर है। ये फालिज इसकी जान छोड़ दे, कसमें मेरे बच्चे रुल गए हैं। उनके लहजे में शर्मिंदगी और दुख था। मैं दुआ करूंगी। वो इनकी तरफ देखे बगैर बोली थी। उन्होंने कह दिया तो मतलब वो दुआ करेंगी। ऑयल और पर्पल के दिन थे, हब्स और गर्मी
अपने अरूज पर थी। शाम के 6 बजे का वक्त था। मिराज सुल्तान कंपनी के ऑफिस में पावर चेयर पर बैठे मैनेजर को कोई हदायत दे रहे थे, जबकि इनका सेक्रेटरी फरहाद बिना नॉक के ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। इसकी रंगत उड़ी हुई थी। इसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था कि मैनेजर को देखकर खामोश हो गया। मिराज सुल्तान ने नागवारी से इसको देखा था और मैनेजर को बाहर जाने का इशारा किया था। इसने ढेर उम्र मैनेजर के जाने के बाद इन घरों का फरहाद की जानिब था। हाँ तो मिस्टर फरहाद गफ्फार, अब ये बताना पसंद करेंगे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? आप बिना नॉक के मेरे ऑफिस में आ गए। एथिक्स हैं आप में या नहीं? इनका लहजा ऊंचा नहीं था, इसमें बस नागवारी थी। शमसर ने हेमंत से मिलकर सारी जमीन मिर्जा साहब को बेच दी है। आज सुबह ही मुझे इनके सेक्रेटरी ने इतला दी है। सर सब खत्म हो गया। बोले कि एक बार वहां आ गए तो सारी जगह का सुकून खराब कर देंगे। वो हेमंत को बरसक से भी बदतर बना देंगे। कुछ कीजिए सर। वो सख्त परेशानी के आलम में बोले चला गया, जबकि मिराज सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हाथ कांपने लगे थे, इनका बीपी हाई हो गया था। शम्स कहाँ है? वो बदवक्त बोल पाए थे। वो भाई मुलाजमों के साथ थोड़ी देर पहले ही इस्लामाबाद से आए हैं, फरहाद ने इतला दी थी। मिराज सुल्तान एक झटके से अपनी जगह उठे थे और इनका चेहरा गैसो गजब की तस्वीर लगता था। अपने ऑफिस का कमरा एक धाड़ के आवाज से खोलते वो सीढ़ियां उतरते जा रहे थे। वो ये तक भूल गए थे कि इनकी सीढ़ियां चढ़ने से इनका सांस फूल जाता है और इनको लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त इनको कुछ याद नहीं था। शम्स सुल्तान हाले और सफ़ीर की मंगनी की रस्म के बाद अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद रवाना हो गए थे और आज 2 दिन के बाद इनकी वापसी हुई थी। और इस वक्त वो कुछ मुलाजमीन के हमरा कंपनी के गेट पर खड़े थे। इनकी गाड़ियां तैयार थी। वो शायद कहीं जा रहे थे, लेकिन किसी मुलाजिम की बात सुनने के लिए रुक गए थे। इस वक्त मिराज सुल्तान हाँफते हुए इन तक पहुंचे थे। शम्स इनको देखकर मुस्कुराए थे। मिराज मुस्कुरा भी ना सके। हमें बात करनी है शम्स, अंदर चलो। इनका लहजा संजीदा था। भाई मैं भी आपको ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो बहुत खुश नजर आते थे। सब इधर आ जाओ, यहाँ आओ सब, मेरी बात सुनो। उन्होंने बाआवाज बुलंद सब मुलाजमीन को अपने करीब बुलाया था। एक एक करके सब जमाने लगे थे। थोड़ी देर में मजमसा लग गया था। भाईजान मैंने इस जमीन का सौदा कर दिया है, वो भी मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा। वो जोश में बताते हुए इनके करीब आ गए थे। और आपको पता है सफीर की मंगनी की रात मैं इसी काम के किसी ने इस्लामाबाद गया था और मैं आपको सरप्राइज देने वाला था, आप देखिएगा। हाँ, अब हम इस मुल्क में सबसे बड़े। और बस इनकी बोलती जुबान को ब्रेक लगा था। चटाक की आवाज सारे में गूंजी थी। राज सुल्तान लाल बबू का चेहरा लिए इनको देख रहे थे, जबकि शम्स सुल्तान अपने गाल पर हाथ रखे शौकीन नजरों से इनको देखे जा रहे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी जमीन का सौदा करने की? वो धाड़े थे। वो मैंने अपनी कमाई से बनाई थी, एक एक टका जोड़ जोड़ कर, अपने बच्चों का पेट काट काट कर। वो मेरी जमीन थी शम्स, मेरी। तुम्हें किसने हक दिया तो मेरी इजाजत के बगैर इसका सौदा कर रहा हो? बोलो। मार्केट से 3 गुना प्राइस पर बेच आए हो ना, मैं इसको 1000 गुना पर भी ना बेचता। लानत हो तुम पर शम्स, लानत हो। जिस दिन तुम पैदा हुए इस दिन पर लानत हो। उनका चेहरा सुर्ख हो गया था और माथे पर पूरा जिस्म शराबू से भर गया था। इनके हाथ कांप रहे थे, इनका जिस्म पूरा कांप रहा था, इनका शुगर लेवल हाई होने लगा था। सारे मुलाजमीन इनको देख रहे थे। कुछ की आंखों में अफसोस था तो कुछ की आंखों में एहतजाजिया, कुछ की जुबानें मुकफल थी तो कुछ की जुबानों पर तबसरे शम्स अब तक शौक थे। इनको अब तक यकीन नहीं आता था कि ये वही इनके ठंडे और नरम मिजाज मिराज सुल्तान थे, जो बड़ी बड़ी बातों को पी जाते थे, खामोश हो जाते थे, सब्र कर लेते थे। और आज इतनी सी बात पे सारे मुलाजमीन के सामने अपने छोटे भाई पर हाथ उठा लिया था। मुझे लगा था आप खुश होंगे भाई, इतने अरसे से वो जमीन बिकी नहीं और अब जब मैंने इसका सौदा किया तो 3 गुना ज्यादा में। इसके अलावा वो लोग हमें इस जमीन पर बनने वाले प्रोजेक्ट पर 10% देंगे और इस मायदे की कोई मुद्दत नहीं, ये हमेशा के लिए है भाई, हमारी नस्लें तक सवर जाएंगी। वो शौक से बाहर आ चुके थे। अब इनकी आवाज में अफसोस था। वो जमीन इसलिए नहीं बिकी थी क्योंकि मैंने खुद नहीं बेचना चाहता था। मुझे इसके लिए मार्केट प्राइस से 6% ज्यादा का प्रपोजल आ चुका है। और हमारी नस्लों की बात करते हो तो दूसरों की नस्लें बेघर करके हमारी नस्ल खुश रह सकती? शम्स, किसी की खुशियों की कब्र पर अपना महल तमीर करोगे तो ढह जाओगे, इसी महल समेत। वो ओल्ड होम की जमीन थी शम्स, मैं अगले हफ्ते वहां काम शुरू करवाने वाला था। ये तुमने क्या कर दिया शम्स, ये तुमने क्या कर दिया? उन्होंने बाकायदा अपना सर पकड़ लिया था। अभी शम्स कुछ कहते कि मिराज सुल्तान की तबीयत खराब होने लगी। इनका सांस अटक रहा था, इनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इनसे अपने कदमों पर ठहरा नहीं जा रहा था। शम्स ने आगे बढ़कर इनको सहारा दिया था। मुलाजमीन में से चंद ने एक इनकी मदद की थी और मिराज सुल्तान को गाड़ी में बिठाया था।
गाड़ी अब अस्पताल की जानिब रवाना थी। शम्स ने फौरन सफीर को कॉल करके अस्पताल पहुंचने का कहा था और खुद बार बार परेशानी से अपने बड़े भाई को देखते जाते। मिराज सुल्तान ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने वालिद से अपना हिस्सा तलब कर लिया था, जो कि इनको मिल भी गया था, लेकिन आधा उन्होंने इन पैसों से शहर के बीचों बीच 1 एकड़ पर फैली हुई जमीन खरीदी थी। उन्होंने अपना हिस्सा कारोबार के लिए मांगा था, लेकिन बाद में उन्होंने वही पेशा अपनाया कि जो कि इनको शुरू से ही पसंद था। वो जमीन 2 साल तक इसी तरह पड़ी रही और फिर 2 साल बाद मिराज सुल्तान ने अपना बाकी का हिस्सा ले लिया और इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। असल में उन्होंने छोटे से पैमाने पर एक यतीम खाना बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने हेवन रखा था। आहिस्ता आहिस्ता इनके इस काम में बरकत होती गई, इनको डोनेशंस मिलने लगी और उन्होंने हेवन के साथ मुल्हका जमीन इन्हीं यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल बनवा लिया था। जब यूसुफ सुल्तान को इस बात का पता चला तो उन्होंने डोनेशन के तौर पर कुछ रकम देने की पेशकश की, जिससे मिराज सुल्तान ने अपनी कुछ रकम मजीद शामिल करके शम्स के साथ कारोबार में लगा लिया। वो कंपनी से 25% हिस्सा लेते थे, जिसमें से 15% हेवन प्रोजेक्ट पर खर्च होता था और बाकी 10% में से 5% वो अपने बच्चों पर खर्च करते और बाकी 5% का उन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया था। वो कहते थे वो 5% हकदारों को मिलता है। अब वो हकदार कौन थे ये बात तो मिराज सुल्तान ही जानते थे। कुछ अरसे से एक कामयाब रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले बरतानवी साथ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओनर फहीम मिर्जा ने इनसे हेवन खरीदने की बात की थी और मिराज सुल्तान ने इसी वक्त शायस्तगी से माजरत भी कर ली थी, लेकिन इस मोटे दिमाग के आदमी से ये साफ इनकार हजम नहीं हुआ था। अब वो बार बार कॉल्स करके हेवन को खरीदने की ख्वाहिश करते थे और मिराज सुल्तान हर बार मना कर दिया करते। कुछ अरसे से वो धमकियों पर भी उतर रहे थे, लेकिन मिराज सुल्तान ने खातिर ख्वाह कोई असर नहीं लिया था। हेवन के बिल्कुल करीब इनकी कुछ जमीन अब भी खाली थी, जिस पर उन्होंने एक ओल्ड होम बनवाने का सोचा था, लेकिन थैंक्स टू शम्स सुल्तान उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उनको अंदाजा भी नहीं था। सफीर इस वक्त हाले के साथ गाड़ी में था। आज हाले को एक सेमिनार में जाना था। वहां से फारिग होते इसने सफीर को कॉल कर ली थी और वो इसको लेने भी आ गया था। वो लोग घर से थोड़े ही दूर सफीर को शम्स सुल्तान की कॉल मसूल हुई। इसके चेहरे पर साया सा लहराया था, लेकिन वह जल्दी खुद को कंपोज कर गया और बस ओके डैड कह के मैं पहुंच रहा हूँ कहकर कॉल काट दी गई। हाले अपने मोबाइल पर लगी हुई थी, इसने ध्यान नहीं दिया था। एवरीथिंग इज ओके? इसने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर सवाल किया। सफीर को सोच रहा था, इसने जवाब नहीं दिया। हाले ने सर उठाया था। सफीर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब ठीक है? आपकी वो जरा बुलंद आवाज में बोली थी। हाँ सब ठीक है। वो मुस्कुराया था। हाले भी इसको देखकर मुस्कुराई थी। तभी इसको अपने पैर के नीचे से कुछ महसूस हुआ। इसे झुककर चेक किया और इसको देखा तो एक बोतल दिखी। वो इसको हाथ में लेकर सीधी हो गई, लेकिन जैसे इस पर लगी तहरीर पर नजर गई, हाले ने तो गोया करंट खाकर इस बोतल को दूर फेंका था और अपने बैग से टिश्यू निकालकर अपने हाथों को रगड़ने लगी थी। सफीर ने अचंभे से इसको देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये किसकी है? इसने नीचे पड़ी बोतल की तरफ इशारा करते पूछा था। जिसकी ये गाड़ी है। भला का सुकून था इसकी आवाज में। आप ड्रिंक करते हैं? वो मारे हैरत के बस इतना ही बोल पाई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा जो काम है और जिन पार्टीज में मैं मधु होता हूँ वहां ये सब आम की बात है, और मैं अगर इन सब से दूर भागूंगा तो सब मुझे दकियानुसी समझेंगे। हाले ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आम से लहजे में कह रहा था, जबकि हाले पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। आप गुनाह को आम कह रहे हैं सफीर? अगर ये आम है तो फिर वहां और भी बहुत कुछ आम होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर में इसका लहजे तंजिया हो गया था। अगर तुम्हारा इशारा इन औरतों से ताल्लुक की तरफ है तो हाँ, मेरे लिए ये सब भी आम सी बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार। ग्रो अप। मुझे ये लगा था तुम मॉडर्न हो, हर चीज समझती हो, तुम मेरा सर्कल समझ लोगी, और तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार। क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातलों को भी कबूल कर लेते हैं, और एक तुम हो। इसने अफसोस से सर झटका था। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? इसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूं तो मैं इसमें आपका माजी कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका दागदार हाल नहीं। मैं गलत को गलत कहूंगी, चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊं मैं। मेरे नजदीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पर राजी हैं तो मैं आपके साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हूँ, लेकिन अगर आप इन सबको डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मुश्किल में पड़ जाएगा। इसका लहजा नरम और दो टोक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूं तो?
तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। इसका लहजा स्पॉट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूं। मैं तो 5 नमाजें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ, कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ, चैरिटी भी कभी कभी करती हूँ, झूठ भी बोलती हूँ। लेकिन सफीर, मैंने कभी ये नहीं कहा ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। अगर ये सब नहीं करूंगी तो माशरा क्या कहेगा? मैं इन सब पर काम कर रही हूँ, इन आदत को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुजरता दिन अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक जंग है और मैं एक दिन ये जंग जीत जाऊंगी। वो सांस लेने को रुकी थी। सफीर भवे पीछे इसको सुने जा रहा था और निगाहें सड़क पर मरकज थी। सफीर, मैं स्ट्रेट हूं, मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई ना हो, वो कोई इमाम काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपना गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। अपने गुनाह और गलती का इल्जाम किसी और को ना दे। कोई आपका हाथ पकड़ कर आपसे गलतियां गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्जी से ये सब करते हैं। आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ होती है, तभी तो आप कोई गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हूँ हाले, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूंगा, आप खुश? नहीं सफीर, आप नहीं समझे। ये सब आप बस बात खत्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब मत छोड़ें, आप अल्लाह के लिए छोड़ें। गुनाह किसी इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह तो अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात कर रही हूँ। इसका लहजा नरम और सादा था, कोई तंज, कोई बर्तरी की ख्वाहिश इसके लहजे में ऐसा कुछ भी नहीं था। इतने में वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। ये वही अस्पताल था जहां हाले कभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर उधर नजर दौड़ाई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? इसके लहजे में परेशानी थी। सफी ने गहरे सांस भरी थी। अगर तुम पैनिक ना करो तो बताऊंगा। बताएं सफीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़े पापा का बीपी शूट कर गया था, डैडी इनको अस्पताल लेकर आए हैं। मेहर और मम्मी भी यही हैं, तो मैं तुम्हें भी ले आया। और फिर हाले ने और कुछ नहीं सुना था। वो फौरन से पहले गाड़ी से उतरी थी और भागती हुई अंदर की जानिब गई थी। सफीर इसके पीछे भागा था। थोड़ी देर बाद वो मिराज सुल्तान के बेड के पास बैठी खफगी से इनको देख रही थी। वो अब बहुत बेहतर थे। इनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ जरूरी टेस्ट के बाद इनको जाने की इजाजत भी दे दी गई थी। आप मुझे ये बताएं, ये सब हुआ कैसे? ऐसे तो नहीं शुगर हाई हो जाता, आपने जरूर कुछ मीठा खाया होगा ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया, ये अलग मामला है। घर चलें तो सब बताता हूँ। वो नरमी से गोया हुए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। आप मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान है बाबा? क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। सहन के नेहा खानों पर एक दराज कद सा स्याह आंखों वाला नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करता और मुझसे भी ज्यादा इज्जत देता तुम्हें। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसकी चलती है। इसी वक्त इनका सेक्रेटरी फरहाद नॉक करते हुए अंदर आया था। सर, कोई हयात साहब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंके थे, लेकिन जाहिर ने उन्हें नहीं दिया था। इन्हें 5 मिनट बाद ले आओ फरहाद। फरहाद से कहकर वो अब हाले की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। बेटे, अब तुम घर जाओ, अब्बा और अपनी माँ को कुछ ना बताना, मैं सफीर के साथ आ जाऊंगा, ठीक है? हाले समझ गई थी वो इस हयात साहब से अकेले में मिलना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा, वो इनका हाथ चूमती हुई बोली थी और फिर अपना बैग उठाकर चली गई थी। महर और फरवा चची वेटिंग रूम में इसका इंतजार कर रहे थे। इसको आते देखकर दोनों खड़े हो गए थे। कैसे अब मिराज बाबा? महर ने परेशानी से इस्तफार किया था। ठीक है, बिल्कुल, बल्कि थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। अभी हम सब घर जा रहे हैं। ड्राइवर को कॉल कर दी है आपने? इसने सवाल किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है, चलो चलते हैं। मैडम, आप वही है ना जो इस दिन अपने शोहर के साथ आई थी? अब कैसे हैं जी? वो अल्लाह भला करे, इनका जाते जाते मेरे बेटे को स्कूल की फीस के लिए 10,000 दे गए थे। एक अधेरी उम्र नर्स हाले को गौर से देखती हुई पूछ रही थी। हाले का रंग उड़स से गया था, लेकिन जाहिर ना होने दिया। ए, क्या बकवास कर रही हो? इसकी अभी शादी भी नहीं हुई। महर ने इसको डपटा था, जबकि फरवा ने सोचती नजरों से हाले का जायजा लिया था। वो फरवा थी, उन्होंने हाले की उड़ी रंगत देख ली थी। मैडम, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती,
میں نے خود ہی تو ان کو انجیکشن لگایا تھا. زرد جوڑا پہن رکھا تھا انہوں نے اور مجھے سب یاد ہے. عورت تو جیسے اپنی بات منوانے پر ہی تل گئی تھی. دیکھو ہم تمہاری شکایت کر دیں گے انتظامیہ سے. خاموشی سے جاؤ یہاں سے, تنگ نہ کرو, بہن نے جھنجھلا کر کہا تھا. وہ عورت کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی. حالے نے سکون کا سانس لیا تھا جبکہ فروا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی. ان کا ذہن کسی اور ہی نہج پر سوچ رہا تھا. دوسری طرف میرا سلطان ہسپتال کے بیڈ پر نیند دراز تھے جبکہ ہلکی سی دستک ان کے کانوں میں پڑی. 2 انگلیوں سے ٹک ٹک کی آواز اور پھر بغیر اندر سے کوئی آواز سنے وہ دروازہ کھول کر آ گیا تھا. جبکہ اس کو اجازت چاہیے ہی نہیں ہوتی تو وہ دستک دیتا کیوں تھا؟ اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی. سر پر پی کیپ, شیف ہلکی بڑی ہوئی, بال ماتھے پر بکھرے ہوئے, آنکھیں سپاٹ سی. اندر قدم رکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈال لیے تھے. وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا. بولا کچھ بھی نہیں. تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر آنے لگے ہو, خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا. بھولے مت یہ صرف آپ کی فیملی نہیں, میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا. خیر یہ بتائیں آج ہی عمر رشید جج صاحب نے ہسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی. جیسے تم تو نہیں جانتے ہوں گے. جانتا تو میں ہوں لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے. وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی دوا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا. بھرا سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا. اسے شاید ڈر رہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے. شمس نے میری زمین بیچ دی ہے. ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت ڈر آئے تھے. غلط مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا سودا کیا ہے, بیچی نہیں. اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہے. چونکہ اس زمین کی اٹرنی آپ کے پاس ہے تو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے, سودا کر سکتا ہے, لیکن بیچ نہیں سکتا. وہ اب ان دوائیوں کی شیشیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی. مجھے سب پتا ہوتا ہے. وہی بے نیاز لہجہ. لیکن فرحاد نے تو کچھ اور ہی بتایا. فرحاد کو یہ ادھوری خبر میں نے ہی دی تھی. وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے ابھی میراث سلطان اس کو کوئی تمغہ دیں گے. اور ایک اور بات, آپ کا سیکرٹری کسی کام کا نہیں ہے. ایسا کریں اس کو نکال دے اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں. کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اس سے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں. کیا کرو گے اتنے پیسے؟ وہ مسکرائے تھے. پیسوں میں کھیلوں گا. آپ کو تو پتا ہے میں کتنا پیسہ پرست ہوں. ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں ذرا میرا حصہ تو رکھے میرے ہاتھ پر. سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل. بدتمیز, ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یا سر ہی کہہ لو. اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں. مراج نے بات بدل لی تھی. میں ہیمن کو حالے اور حسن کے نام پر کرنا چاہتا ہوں. حالے کی شادی پر اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں. ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی باغ ڈور کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں. حالے کی شادی؟ ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی. باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھی. 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر کے ساتھ. بہت خوش ہے وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے. عمر دوبارہ گردن جھکائی ان شیشیوں پر جھک گیا تھا. لیکن اس بار اس کی ترتیب بھول گئی تھی. کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے. آپ نے بتایا نہیں. بہت دیر بعد بولا تھا لیکن اس کو کچھ برا لگا تھا. بہت برا. تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے. انہوں نے طنز کیا تھا. عمر پھیکا سا مسکرایا تھا. آپ ہیون کو بے شک حالے کے نام کر دیں لیکن پاور آف اٹرنی مجھے دے دیں. اس کا لہجہ سادہ تھا. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا. انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھی. وہاں کوئی سازش, کوئی لالچ, کوئی مفاد نہیں تھا. بس فکر تھی, مخلصی تھی. کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا. کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا. میرے ہاتھ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے. یہ بے خوف ہے, یہ نڈر ہیں. ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں. آپ کی بیٹی ان دونوں ہاتھوں خوف زدہ ہے. ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے. آپ کو شمس اور سفیر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اب اپنی بیٹی کو ایسے گھر بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کراتا ہے. کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی. سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں. وہ اپنی ازلیت با اعتماد لہجے میں بول رہا تھا. میں اس بارے میں سوچوں گا. میراث سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی.
वैसे तुम मेरी प्रॉपर्टी के मामलात में इतनी नजर क्यों रखे हुए हो? इनकी आंखें मशकूक अंदाज में सिकुड़ी थी। जाहिर है आपका वारिस हूँ, आप खुद ही तो कहते हैं आपका बेटा हूँ, फिर आपकी प्रॉपर्टी पे मेरा भी हिस्सा हुआ ना। मैं तो बस अपने हिस्से पर नजर रखे हुए हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल रहा था, गाल का गड़ा वाजिया हुआ था। एक ढीला नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे? वो खफकी से बोले थे। देख लेंगे, वैसे ये मिर्जा के कुछ ज्यादा ही परपुर से लीक कर आए हैं। आप इजाजत देते हो गवर्नर हाउस की हवा खिलाऊं इसको, या फिर 2 दिन के लिए उठवा लेते हैं, क्या ख्याल है? मिराज सुल्तान ने इसको अफसोस से देखा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तो तुम ऐसे नहीं थे उमर, तुम क्या बनते जा रहे हो? इनके लहजे में रंज सा था। वो तल्खी से मुस्कुराया था। जानता हूं मैं, मासूम था ना। इस दुनिया में आपको कदम कदम पर भेड़िए मिलेंगे जज साहब। इन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए इनसे बड़ा भेड़िया बनना पड़ता है। मैंने भी बस वही किया। मैं अब वो मासूम उमर नहीं रहा। अब मैं एक ऐसा भेड़िया बन गया हूं कि अगर किसी से जरा भी खतरे की बू महसूस हो तो चीर फाड़ दूंगा। मुझे ऐसा वक्त ने बनाया है जज साहब। कोई भी शौक से ऐसा नहीं बनता। वो इनको देख नहीं रहा था, इसकी नजरें अपने जोगर्स पर जमी हुई थी। कहा ना, वो इनकी तरफ देखकर बात नहीं करता था। खैर, शादी कब कर रहे हो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मुझे एक लड़की पसंद है। कुछ दिनों में मैं इसको प्रपोज करूंगा। शादी के लिए देखते क्या होता है। इसका लहजा आम था, लेकिन इसकी आंखें, इनमें अलूही सी चमक थी। मिराज सुल्तान खुश हुए थे, बेहद खुश। तुम्हें यकीन है वो हाँ कर देगी? मुझे यकीन है वो ना कर देगी, वो फौरन से पहले बोला था। इनकी खुशी मानित पड़ गई थी, जोश ठंडा पड़ गया था। तो फिर प्रपोज करने का मतलब? उन्होंने दांत कचकचाए थे। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ ताकि बाद में पछतावा न रहे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मुझे भी ले चलो साथ, मैं इसको देख लूंगा और शायद मेरे बात करने से वो मान जाए। आप ही से तो बात नहीं कर सकता। वो इतना हल्का बड़बड़ाया था कि वो मुश्किल खुद ही सुन पाया हो। कुछ कहा? जी मैंने कहा, आप जैसे उम्रसीद लोगों का हम जैसी जरी नौजवान के साथ क्या काम? वैसे सुना है इस जरी नौजवान को जब गोलियां लगी थी तो एक लड़की इसको कंधे पर डालकर अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई थी। मैंने तो ये भी सुना है जज साहब से इनकी महबूब बीवी नाराज है, इसीलिए वो आजकल जरा उखड़े उखड़े रहते हैं। इसने भी ताक का निशाना लगाया था। अभी वो कुछ कहते कि सफीर और बख्श दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उमर ने भी की कैप चेहरे के आगे कर ली थी और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। सफीर ने इसको जाते देखा था। बख्श के हाथ में कुछ दवाइयों के शॉपर थे। इसने भी मुड़कर इस स्याह शर्ट वाले नौजवान को देखा था। ये कौन था बड़े पापा? है एक करीबी, तुम नहीं जानते बेटे। सफीर ने मजीद कोई सवाल नहीं किया था और वो खामोशी से इनको उठाने लगा था। इनको घर जाना था। यूसुफ सुल्तान अपने किसी दोस्त की अयादत को गए थे। जब वापिस आए तब तक महर हाले और फरवा के साथ घर आ चुकी थी। दादा जान लॉन में बैठे थे जब महर इनके और अपने लिए चाय बनाकर ले आई थी। फरवा और हसीना बेगम भी इस वक्त लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठी थी। वो अपने वादे के मुताबिक इसके साथ सुबह वॉक भी करते, चाय भी पीते, इसका लाया हुआ खाना भी खाते। घर के इन दोनों के दरमियान कशीदगी खत्म हो चुकी थी। जिस तरह घर वालों ने इनकी नाराजगी पर सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल इसी तरह सुल्तान मंजिल के मकीन इस सुलह पर भी खामोश थे। महर ने यूसुफ सुल्तान के लिए चाय बनाकर कप इनको थमाया था। इसी वक्त हाले लॉन की जानी बाती दिखाई दी। हाले को देखकर दादा जान की आंखें चमक उठी थी। वो अब इनके नजदीक आ गई थी। दादा जान ने हमेशा की तरह इसके लिए अपने बाजू आ किए थे। महर का थमाया हुआ कप उन्होंने मेज पर रख दिया था। हाले इनके पास आते ही झुककर इनके गले लग गई थी। मेरा सुकून यूसुफ सुल्तान पूरा का पूरा तुम पर कुर्बान, इसकी आल औलाद तुम पर वारी जाए। मुझे मक्खन लगा रहे हैं आप? सब समझती हूं मैं। वो इनसे अलग होते हुए इनके साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठती हुई बोली थी। फरवा ने महर को देखा था। इनकी आंखों में तमस्खरा था, गोया कह रही हूं वो हाले के होते हुए तुम्हें नहीं देखेंगे। महर ने नजरों का जाविया बदल लिया था। महर माँ, हाले के लिए भी चाय बना दो। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोले थे। हाले के होते हुए वो किसी और को कैसे देख सकते थे? हसीना इन सबसे बेनियाज चाय के घूट घूट अपने हलक में उतार रही थी। मैं चाय नहीं पीऊंगी दादा जान, कॉफी का कह आई हूँ नरगिस को, वो वापस आती ही होगी। फिर मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। उन्होंने मेज पर रखा कप थोड़ा और दूर रख दिया था। महर को लगा था जैसे उन्होंने चाय का कप नहीं महर को बीच से हटाया हो, लेकिन खामोश रही। हाले
तुम्हारे पापा अब तक क्यों नहीं आए बेटा? हसीना ने गर्दन मोड़कर पूछा था। हाले ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि फरवा बोल पड़ी। आपके मिराज सुल्तान साहब ने मेरे शोहर शम्स सुल्तान पर पूरी फैक्ट्री के सामने हाथ उठाया और फिर अपना ही ब्लड प्रेशर हाई और शुगर हाई करवाकर अस्पताल पहुंच गए। मैं और हाले वहीं से तो आए हैं अभी, और मेरा बेटा अब तक भाई साहब की चाकरी में मसरूफ है। मेरी होने वाली बहू ने बताया नहीं आपको? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए काटदार लहजे में बोल रही थी। हाले ने बेख्तियार माथे को हाथ लगाया था, जबकि यूसुफ सुल्तान और हसीना को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। महर बगैर कुछ बोले दादा जान की छोड़ी हुई चाय पीने लगी थी। इसका दिल जल रहा था। चाय बदमजा और ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इसको जैसे फर्क ही ना पड़ता हो। इसी वक्त शम्स की गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वो लंबे लंबे डग भरते हुए अंदर की जानिब जा रहे थे। फरवा भी उठकर इनके पीछे ही चली गई थी। वो जख्मी शेर की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहां चक्कर लगा रहे थे। कोट उतारकर दूर फेंक दिया था। चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था। ड्रेसिंग की आधी चीजें जमीर की नजर हो चुकी थी। वो बार बार चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करते। इसी वक्त फरवा कमरे में दाखिल हुई। इनको देखकर शम्स ने चेहरे के जाविये बिगाड़ दिए थे। मैं इस वक्त तुम्हारी मकरूज शक्ल नहीं देखना चाहता। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो अपने लहजे को बमुश्किल नॉर्मल रखते बोले थे। 1000। वो बाजू सीने पर बांधे अजीब से लहजे में बोली थी। शम्स ने रुककर अचंभे से इनको देखा था। 1000 लोगों के सामने उन्होंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुम्हें गालियां दी। इनकी आंखों का तमस्खरा शम्स ने खुद को जिल्लत की ताह गहराइयों में डूबता हुआ महसूस किया। इस दिन तुमने सफीर के रिश्ते के लिए हाँ इसीलिए की थी ना, ताकि तुम्हें हाले का हिस्सा भी मिले। तुम जानते थे हाले के हिस्से में हेमन भी आएगा, और वो जमीन भी। तुमने अपने बेटे को बेचा शम्स। तुम कैसे कर सकती हो ये? तुम इतने लालची, इतने इमोशनलेस कैसे हो गए? शम्स चंद लम्हे खामोशी से इनको देखते रहे, और जब बोले तो इनके लहजे में आग सी तपिश थी। 20 साल पहले इस होटल में जो कुछ मैंने देखा, इसने मेरे इमोशंस नोच लिए। इस मंजर ने मेरे दिल से मोहब्बत नोच ली। इस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जात और पैसे के लिए जीता हूं। मेरा वाहिद इश्क मेरी कंपनी है। फरवा ने टिपटिपाई आंखों से इनको देखा था। मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था शम्स। मैं वहां तुम्हारे लिए गई थी। अगर वो जापानी बिजनेसमैन तुमसे डील ना करता तो तुम सड़क पर आ जाते। तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। तुम मेरा इश्क हो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। इनका लहजा रंधा हुआ था, मस्कारे से लदी आंखों में आंसू थे। क्या मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने को? वो धाड़े थे। अपनी बदकिरदारी को मुझ पर मत थोपो जाहिल औरत। मैं कंगला हो जाता, दिवालिया हो जाता, सड़क पर आ जाता या भीख मांगता, मुझे फर्क ना पड़ता। अगर तुम मेरे साथ वफादार रहती, मैं तुम्हारी वफादारी को यहाँ सीने पर हाथ रखा था, यहाँ रख कर कहता कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा गुरूर छीन लिया। मुझे बर्बाद तो तुमने किया फरवा। अब तुम मुझे अपनी बदकिरदारी की जस्टिफिकेशन दोगी? अब तुम कह रही हो तुम शर्मिंदा हो? इनके लहजे में तनफ्फुर था, दुख था, नफरत थी। बल्कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं फरवा। मैंने अपने भाई का हक मारा था ना। मैंने इसके साथ जुल्म किया था, मुझे इसका बदला मिल गया। किसी का हक मारना इतना आसान नहीं होता। मैंने जान लिया। मैंने कई बार वहीद को ख्वाब में देखा था, उदास, मखमूर, परेशान। लेकिन इस रात वो कहके लगा रहा था। इसकी वो खोखली हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है फरवा। मैंने खुद के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं बदनीयत हो गया था। बाबा जान सही कहते थे, बदनीयतां दे घर नहीं बसते। लेकिन मैं नहीं समझा। मैंने खुद के साथ जुल्म किया, बड़ा जुल्म। वो और ज्यादा से लगते थे। मैंने वो सब कुछ हमारी फैमिली के लिए किया, हमारे बेटे के लिए किया शम्स। इनके आंसू मुसलसल बह रहे थे। तुमने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया। तुम्हें नए नए मर्दों की आदत थी। पहले वहीद, फिर मैं, इसके बाद वो जापानी बिजनेसमैन, और ना जाने कितने लोग, कितने मर्द होंगे। और किस बेटे की बात कर रही हो तुम? पता नहीं वो मेरा बेटा भी है या नहीं। उन्होंने बोलकर सर झटका था, और बस ये बात फरवा के दिल में नश्तर की तरह कुप गई थी। शम्स! वो चिल्लाई थी। ना 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 ना, चिल्लाना मत। तुम इस पोजीशन में नहीं हो हनी। आवाज उठाने को, चिल्लाने को साफ सुथरा किरदार चाहिए होता है। बात में वजन पैदा करने को दयानतदारी चाहिए होती है।
खुद पर एतमाद करवाने को अपनी वफा साबित करनी पड़ती है। और तुम मेरी जान, तुम्हारे पास ये तीनों चीजें नहीं हैं। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो मेरे पास से, तुमसे ज्यादा बड़े मिसाइल हैं। वो बेजारी से कहकर अपना लैपटॉप उठाए सोफे पर जा बैठे थे। वो कदम कदम चलती ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हो गई थी। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश, जैसे पत्थर का बुत हो। काफी देर बाद जब वो बोली तो इनकी आवाज में बरसों की थकन थी। मैंने इस शादी को बचाने की हमेशा कोशिश की, तुमसे मोहब्बत की, इश्क किया। इनका हाथ अपनी गर्दन में पहने नाजुक से हीरो के नेकलेस पर था। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहां तक कि खुद को भी बेच दिया। अब वो इस नेकलेस पर हाथ फेर रही थी, मोहब्बत से, नरमी से। मुझे लगा था तुम हमारे बेटे की वजह से इस ताल्लुक को निभा रहे हो, लेकिन नहीं, तुम तो इसको अपनी औलाद ही नहीं मानते। तुम सब यूसुफ सुल्तान की सारी औलाद को अपना भरम बहुत अजीज है। तो मुझे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हारा भरम टूटेगा, तुम्हारी चॉइस पे बात आ जाएगी। वो नगीन, इसने वो हाज की मारे बर्दाश्त की, लेकिन कभी 1 रुपया भी मांग कर नहीं लिया। इसको भी अपना भरम रखना था। और वो दी लेजेंडरी मेराज सुल्तान, इनकी बीवी, इनको तो ये तक नहीं पता होता कि इनका शौहर मरा है या जिंदा है, लेकिन वो उफ तक नहीं करते। तुम लोगों की गर्दन नहीं झुकती, अकड़ नहीं टूटती, लेकिन इस बार गर्दन भी झुकेगी और अकड़ भी टूटेगी। इस बार मैं तुम्हारी शारक काटूंगी। और उन्होंने इतनी जोर से खींच कर नेकलेस गर्दन से उतारा था कि हल्की हल्की खराशें पड़ गई थी। गर्दन सुर्ख होने लगी थी। ये नेकलेस तुमने मुझे हमारी शादी पर दिया था। आज हमारी शादी खत्म हो गई, हम दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। इनकी आवाज में कुर्ब था, आंखें खुश्क, ऐसे जैसे दरिया खुश्क होते हों। शम्स खामोश मगर चुपती नजरों से इसकी पुश्त को देख रहे थे। मैंने तुमसे महर और सफीर से मोहब्बत की, लेकिन तुम सबने मुझे दुख दिए। सफीर ने मेरी बात ना मानकर, महर ने अपनी मर्जी करके। तुम्हारे दुखों का तो कोई हिसाब ही नहीं मेरे पास। शम्स, तुमने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत हर्ट किया तुमने मुझे, लेकिन वो अब इनकी तरफ मुड़ी थी। लेकिन मैं शम्स, मैं कभी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे गुनाह छुपाऊंगी, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारी गलतियां माफ करूंगी, तुम सबको तुम्हारे वक्त से खींच निकालूंगी। मैं तुम सबका साथ दूंगी, हर वक्त, हर मामले में, हर जगह में तुम्हारे साथ रहूंगी। साए की तरह, गुनाहों की तरह, फरिश्तों की तरह, शैतान की तरह। मुझे जो बनना पड़े तुम तीनों के लिए बनूंगी। इस रात तुमने होटल रूम में मुझे कुछ देखा, मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। अगर दोबारा मौका मिला, अगर दोबारा तुम पर वक्त पड़ा, तो मैं फिर वही सब करूंगी, क्योंकि मैं तुम तीनों से मोहब्बत करती हूं। तुम्हें हेवन चाहिए ना, मैं लाकर तुम्हें दूंगी। महर को सफीर और यूसुफ सुल्तान चाहिए ना, मैं लाकर दूंगी। इनके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे थे। शम्स ने नागवारी से सर झटका था। तुम्हारा हुस्न और जवानी तो ढल गई है, अब क्या बेचोगी? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं फरवा, मेरे मामला से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे हेवन चाहिए और मैं लेकर आऊंगा। बहुत कर ली गुलामी, अब मैं अपनी सल्तनत बनाऊंगा। तुम्हें पता है, मैंने भाईजान से भी झूठ कहा। मैंने इस जमीन का सौदा 5 गुना ज्यादा में किया था। वो लोग वहां एक होटल बना रहे हैं, एक 7 स्टार होटल। मुझे इस होटल में 20% देने को भी राजी हैं। फहीम साहब, दादा जान को भाई से बड़ा प्यार था। मैं कभी नहीं समझ सका क्यों। वो हमेशा कहते थे असली सुल्तान तो मिराज है। मैं इनकी बात पर गौर नहीं करता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। वो इनसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि भाई ज़हीन थे। बाबा ने सारी जिंदगी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जमा किया, लेकिन भाई ने एक ही बार प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी ऐसी कि जगह के सोने के भाव बिके। जब बाबा ने इनको फंड्स देने चाहे तो उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और जब दोबारा डोनेशन दी तब उन्होंने अपने अस्पताल के लिए मशीनरी खरीदी। मैं कभी इनके जैसा ज़हीन नहीं बन पाया, लेकिन तुम देखना फरवा, हेवन मेरा होगा, मेरा किला बनेगा वहां, मैं हुकूमत करूंगा वहां, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। सब बेहतर है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मालूम औरत। अब किसी और का हुस्न, किसी और की जवानी बेचोगी? वही जिसका हुस्न मुझसे ज्यादा मकबूल है, जिसकी जवानी अभी जोबन पे है, जिससे मेरे कई हिसाब बाकी हैं। अपने सारे हिसाब लूंगी। वो बोलकर कमरे का दरवाजा खोलती हुई बाहर निकल गई थी।
शम्स ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। तकरीबन आधा घंटे बाद इनकी उंगलियों ने कोई पैगाम टाइप किया था और फिर सेंड का बटन दबा दिया था। वो एक लाइन पर मुश्तमिल पैगाम उड़ता हुआ गया था और मतलूबा शख्स को मसूल हुआ था। इस पैगाम में लिखा था, मैं शम्स सुल्तान की बीवी फरवा सुल्तान हूँ, मुझे फहीम मिर्जा से मिलना है, अर्जेंट, अपने बॉस से कहो मेरे लिए वक्त निकाले। अब इनकी मुतमईन नजरें दूर दूर तक पहले स्याह होते हुए आसमान पर जमी थी। छिले हुए आलू, मैंने कहा था ना तुम आज के बाद इनसे नहीं मिलोगे, एक बात समझ नहीं आती। मिराज सुल्तान अस्पताल के घर आ चुके थे। अब वो दोनों इनके दाएं बाएं बैठे लड़ने में मसरूफ थे। बाबा आप देख रहे हैं ना इसको, ये मेरे दोस्तों से मिलने से मना कर रही है। हसन मिराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन, पापा को बीच में मत लाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कुर्राई थी। बेटे आप दोनों मेरे सर पर तो ऐसे सवार हो जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम इसको? वो उठकर बैठ गए थे। बाबा आपको पता है वो लड़का स्मोकिंग करता है, मैंने खुद इसकी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखी हैं यार। वो झंझला सी गई थी। वो बहुत पहले की बात है बाबा, अब इसने ये सब छोड़ दिया है। वो बहुत नेक हो गया है, 4 वक्त की नमाज पढ़ता है, बस फजर कज़ा हो जाती है। लेकिन इसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक निश्चय कभी नहीं सुधर सकता। जिसने एक बार शराब या सिगरेट पी लिया हो वो इसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। फिर तो तुम अपने बाबा को देखो बेटे। वो सीने पर बाजू बांधे संजीदा से लहजे में बोले थे। क्या मतलब? इन दोनों की आंखों में हैरत दर आई थी। तुम्हारा बाप भी एक निशई था, एक शराबी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी वजह से ऐसा कह रहे होंगे, है ना? हसन हैरत ज्यादा कह रहा था, जबकि हाले खामोश थी। इसको पता था इसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात को कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी बाप बहुत डिप्रेस रहती थी, मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था। औरत अगर परेशान हो तो रो धो कर घर के काज में त्याग कर शोक मना सकती है। मर्द बहुत मजबूर होता है, वो रो नहीं सकता, वो काम काज नहीं त्याग सकता, इसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा लेकिन एक जगह आकर थक गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो इन दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सामने दीवार को देखते हुए बोल रहे थे। इन्हीं दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में दूध वापिस आता था। इस तरह मेरी परेशानी वक्ती तौर पर कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं इस लज्जत का आदी होता गया, जहां तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा, मैं चिड़चिड़ा हो गया। इस तरह काफी अरसा गुजर गया, मेरी यही रूटीन रही। और फिर एक दिन मैं अपनी जूनियर नफीसा हयात से मिला। हम दोनों एक जगह बैठे, काफी पिए हमने। मैंने इसको अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। नफीसा की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल भी कर दो वो और इसके सामने चले जाओ, वो तब भी आपको जज नहीं करेगी। इसने मुझे भी जज नहीं किया, इसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से इनको सुन रहे थे। इसने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या एक आदत अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह इसको बदले में इससे बेहतर नवाजता है, अल्लाह इसको इनाम देता है, अल्लाह खुश होता है। वो बोलकर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था और ना मैं रिश्वत लेता था, ना मैं किसी का हक मारता था, ना कभी बीवी, वालदैन, रिश्तेदार या पड़ोसियों के हकूक खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था मैं, बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह था, कौन सी बुराई मेरे अंदर थी? और फिर मेरे दिल से आवाज आई, खमर, वाइन, शराब, 4 मुख्तलिफ अल्फाज लेकिन मायने एक ही, गुनाह। और फिर इस दिन इस कैफे में बैठकर मैंने शराब को अल्लाह के लिए छोड़ा। ये आसान नहीं था, मुझे खुद पर बंद बिठाने पड़े, खुद पर पहरे देने पड़े, खुद को अजियत दी। काफी लोगों ने कहा इस तरह तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसको खुद से आहिस्ता आहिस्ता दूर करो। लेकिन मैं समझ गया कुछ बुराइयों को नोच कर इनकी जड़ों से खींच कर निकालना पड़ता है, और मैंने यही किया। तुम्हारे बाप ने ये किया। इसके 2 महीने बाद पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो फीलिंग्स, वो कैफियत, वो बयान से बाहर है। सारी दुनिया मुझसे पूछती है, मिराज सुल्तान तुम हाले से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं इन्हें क्या बताऊं, औलाद से तो सभी मोहब्बत करते हैं और औलाद से तो मोहब्बत होती ही है, लेकिन हाले तो इनाम भी है।
خدا کا تحفہ ہے میرے اللہ نے مجھے برائی چھوڑنے کا بدلہ اتنا اچھا دیا کہ میں آج تک اس کا شکر گزار ہوں۔ حسن نے ٹپٹپائی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ اور میری باری تب کیا ہوا تھا وہ بھی بتائے نا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر عمران سلطان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہاری باری پہ تو کچھ خاص نہیں ہوا بیٹے۔ کچھ تو ہوا ہوگا کچھ خاص، اماں سے پوچھے نا شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں بچے، تم نارمل ہو لیکن تم بھی میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ حسن کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی جبکہ خالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نہیں بول رہا آپ لوگوں سے، اس کی باری پہ تو اتنی بڑی فلم بنا لی اور میری باری پہ ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہ دکھا سکے آپ۔ میں ناراض ہوں، خالے میرا فون دو، بس میں جا رہا ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ خالے کی عادت تھی، اس کی اور حسن کی جب بھی لڑائی تھی اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی نا میرا موبائل چھپانے کے چکر میں یاد رکھو گی، اس نے دھمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دے مستقبل کے پیر صاحب، کیسا کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات اللہ نہ کرے کچھ ہو، دوسری بات اگر کچھ ہو گیا نا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہو گی نا تب پتہ چلے گا تمہیں، کیونکہ مس حالے سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کا ہی نمبر زبانی یاد ہے، وہی حسن جس کا موبائل آپ آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بابا یہ کس طرح بد دعائیں دے رہا ہے۔ اسی وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ان کے پیچھے نرگس سوپ کا باؤل لیے آ رہی تھی۔ چلو دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنے بابا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی جھڑکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔